हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी बच्चों का वेब क्लास पर स्वागत है। उम्मीद करूंगा सारे बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं 5वां। अभी तक हमने 4 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने 4 सेटों को अच्छे से करा होगा तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा। जिन बच्चों ने, कोई नया बच्चा अगर आया जिसने वो सेट कंप्लीट नहीं करे हैं तो पहले आप उनको सेटों को कंप्लीट करें जाके, फिर 5वें सेट पर आए। ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को सेम पैटर्न तरीका जो मैं बताता हूँ हर वीडियो में वही इसमें बता रहा हूँ। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठें, अपना स्कोर चेक करें 15 में से वो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के, थोड़ी पे हाथ धर के, मतलब बहुत तसल्ली से ना बैठे, है ना। क्वेश्चन सोल्व करने अपनी तरफ से पूरी ट्राई करना है कि आप कितना बेस्ट सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, उसके बाद आगे सोल्यूशन देखें। ठीक है ना, चलो ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो ये हमारा 5वां सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो और ट्राई करो खुद से। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इतना टाइम काफी है क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैसे प्रॉपर टाइम दूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो टाइम को बचाना भी है। तो आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख लिया होगा कि इसका आंसर आया। चलो ठीक है, तो देखो ये कह रहा है 2 ट्रेन है ए और बी और उनकी गति का अंतर दे रखा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ट्रेन ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी को 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय से 3 घंटे कम समय लगता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ए 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय ले रही है वो ट्रेन बी जो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय ले रही है उससे 3 घंटे कम लगेंगे। किसको? ए को। अगर ए को कम लगेंगे तो सीधी सी बात है ए की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। ए की स्पीड ज्यादा होगी तो दोनों का अंतर दे रखा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आप खुद बताओ, अगर ए की स्पीड ज्यादा होगी तो ए माइनस बी आ रहा होगा ना 35, और अगर बी की स्पीड ज्यादा होती तो फिर हम बी को पहले रखते। ठीक, फिर आपसे जो पूछा है लास्ट में उनकी गति का योग पूछा है। देखो अगर आप इनकी अलग अलग गति से, स्पीड से अगर आप इस सवाल में डिवाइड करने लगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कुछ बन सकती है। उसको सोल्व करने में मतलब कुछ ना कुछ समीकरण बनेगी अगर आप उसे रख के सोल्व करेंगे तो आप सीधा आप देखो ना, उनकी गति का क्या पूछा है? योग। और ऑप्शन हमारे पास योग के होंगे चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन इसका बेस्ट मेथड होगा, ऑप्शन उठाओ और अपने ए और बी के मान निकालो और सीधा देख लो कि भाई 3 घंटे का गैप आना चाहिए। वरना आप फिर ऐसे करोगे, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करने चले जाओगे कि ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी को 200 किलोमीटर की दूरी लगने वाले समय से 3 घंटे कम समय लगेगा, यानी कि बी को ज्यादा समय लग रहा होगा। 200 बटे बी माइनस 300 बटे में कितना? ए, और बराबर किसके रखोगे? 3 के। यहाँ सोल्व करने लगोगे कोई रिलेशन बनेगा तब जाके सवाल सोल्व होगा। उस प्रक्रिया से बचना है तो ध्यान देना भाई। ए प्लस बी कुछ ऑप्शन रख के देख लेता हूँ। जैसे अगर मैं ए प्लस बी पहला ऑप्शन रखता हूँ 75, तो आप मुझे बताओ ए का मान क्या होगा? तो ए का मान होगा, दोनों को जोड़ो और जोड़ के आधा करना है। अगर ए का मान निकालना है तो जोड़ के आधा करना है, और अगर बी का मान निकालना है तो घटा के आधा करना है। यानी कि अगर हमें प्लस वाले का मान निकालना होता है, प्लस वाले का, ऐसी कंडीशन में अगर हमें प्लस वाले का मान निकालना होता है तो हम जोड़ के आधा करते हैं, और अगर हमें माइनस वाले का मान निकालना होता है तो घटा के आधा करते हैं। ठीक है, तो जोड़ो इनको, जोड़ के आधा करते हैं। तो ये बनेगा 110। 110 का आधा कितना होगा? 110 का आधा कितना होगा? 55। आप पहले यहीं से रुक जाना, यहीं पर रुक जाना, ए की वैल्यू आगे मत बढ़ाना अभी। क्यों? आप खुद देखो, ए का मान आया 55 और 55 से जब आप 300 को काटने लगोगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। हम पहले ट्राई करेंगे कि कोई इंटीजर हमारा रिजल्ट बने, पूरा पूरा नंबर। जैसे एक अगर 10 घंटे आ रहा है तो दूसरा 7 घंटे, एक अगर 6 घंटे आ रहा है तो दूसरा 3 घंटे। क्योंकि कितने घंटे का गैप लाना है? 3 घंटे का हमें गैप लाना है। तो मैंने इसको यहीं रोक दिया कि भाई मैं 75 ले नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? 85 को यहाँ पे रख के ट्राई करो। हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जो ए का मान आया वो 300 को पूरा काट दे और जो बी का मान आया वो 200 को पूरा काट दे। देखो इससे अलग भी कंडीशन हो सकती है कि पूरा इंटीजर ना बने, लेकिन पहले हमें यही ट्राई करना है कि हमारा पूरा पूरा आंसर आए। तो 85 में देखो, अगर मैं ए का मान निकालने लगूंगा तो दोनों को जोड़ो, 8 और 3 11, 120 बनेगा टोटल। 120 का आधा कितना बनेगा? 60। 60 से नंबर पूरा पूरा कट जाता है। अगर ए का मान 60 आ गया तो बी का कितना आएगा? आप खुद बताओ। अब की बार घटा के आधा कर लो। 85 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 50 आएगा। 50 का आधा कितना? 25। ए का मान आ गया 60, बी का मान आ गया 25। अब मुझे बताओ भाई, 300 में अगर मैं ए के मान से भाग लगाऊंगा 60 से तो कितने घंटे आएंगे मेरे पास? 5 घंटे। और अगर मैं 200 को 25 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितने घंटे आएंगे? 8 घंटे।
क्या ए को यहाँ पर 5 घंटे, ये 5 घंटे आ रहे हैं 8 घंटे, क्या ए को यहाँ पर 3 घंटे कम लगे या नहीं लगे? और वो ये कह रहा है कि ए को कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो अप्रोच हमें देखनी पड़ती है सवाल में कि क्या हमारी बेस्ट अप्रोच हो सकती है। आप खुद बताओ, जब आप इसके बाद इसे लिखने लगेंगे तो यहाँ फिर एलसीएम वगैरह लेंगे, आपको यही पता चल जाएगा इतना लिखते कि भाई इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, सही है ना। तो कुछ ऐसे मेथड ट्राई करने हैं और उसी के लिए मैंने ये सीरीज चलाई है। अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे एक तो क्वेश्चंस अच्छे हों जिनमें आप थोड़ा फंसो, आपको लगे कि हाँ भी क्या, और फिर उनको तरीके अच्छे हों सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन ट्राई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये चीजें छांट के तुम्हारे लिए लाई जा रही है कि तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिले, कुछ पुराना भी रिवाइज हो जाए और एक बेस्ट अप्रोच भी हो आपके पास इन सवालों को सोल्व करने की। ये कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? इनके हिसाब से बताना है क्या होगा, इन ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि उनका अनुपात क्या हो सकता है। ठीक है, करो ट्राई। चलो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो, अगर आपको ये सवाल करना है, इतना आसान है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट टर्म्स है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 6:5, यानी कि ए की जो आय होगी वो 6x होगी और बी की जो आय होगी वो 5x होगी। और कह रहा है दोनों में कितना कितना जोड़ा जाएगा, 15-15 जोड़ा जाएगा। दोनों में कितना कितना जोड़ा जाएगा, 15-15 जोड़ा जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट मान है x, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है। 1 रखोगे तो 15 और 6 कितना, 21, और 15 और 5 कितना, 20। अगर आप रेशियो देखोगे तो 21 और कितना बनेगा, 20। अब यहाँ तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो मतलब x की कोई और मान हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो आप बोलेंगे क्या गुरुजी यहाँ पे मतलब इनको रख के देखना है? बिल्कुल रख के नहीं देखना, इसके पीछे जो बेसिक होता है वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप बेसिक नहीं जानते ना तो ये एक लाइन का सवाल आपको फंसा देगा, ठीक है ना। तो अब बेसिक सुन लो बड़े ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आया हुआ सवाल है एक बार पेपर में, और अगर इसके पीछे की जानकारी बच्चे को नहीं है तो वो इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देखो वो कह रहा है ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 6:5 क्या है, 5 है। बेसिक क्या है वो जान लेना, 6:5 है। कोई बताएगा फटाफट से कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हो या नहीं जानते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिनमें हर जो होता है वो बड़ा होता है किससे, अंश से। यानी कि जैसे मैंने ये लिख दिया 5/8, यानी कि जो हर होगा वो अंश से बड़ा होगा, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास अंश बड़ा होगा अंश से, यानी कि अगर मैं 8/5 लिख दूं, ऊपर वाला मान बड़ा लिख दूं नीचे वाले मान से, तो ये हो जाती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, ठीक। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान लो। अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे ये लिखी हुई है 6/5, और इसमें अगर हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो हमेशा ऑल ओवर रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दोबारा सुनना ध्यान से, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है और उसमें कोई वैल्यू हम ऐड करेंगे तो रेशियो तो चेंज होगा। अगर इसमें कुछ हम वैल्यू ऐड करेंगे रेशियो तो चेंज होगा। ऑल ओवर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आनी चाहिए, ना कि ज्यादा आनी चाहिए। अब फटाफट से आप बताओ मुझे, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन से ऑप्शन की वैल्यू इस वाले रेशियो से कम है? एक बार अगर मैं 6/5 को ही लिखने लग जाऊं और आप ये डिवाइड करना कितनी बार जाएगा, 1.2 टाइम्स जाएगा। ये 5 का एक बार टेबल पढ़ेंगे, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 1.2 टाइम्स आएगा। अब इतना लिखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन को ट्राई करने लग जाऊं 5/4, तो 5/4 कितना बनेगा भाई, 1.25 बनने वाला है 5/4, डिवाइड लगाओगे तो 6/5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम रेशियो तो रहेगा नहीं, रेशियो बदलेगा। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, आप खुद बताओ। 1.2 आ रहा है डिवाइड करने पर, और मैंने कहा है यहाँ पर कुछ भी जोड़ने पर फ्रैक्शन के मान क्या होंगे, कम होंगे, और ये तो और क्या आ गए, ज्यादा। भाई 1.25 तो बड़ा है ना 1.2 से, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अरे आई बात समझ में या नहीं? हमारा जो मान आया है 1.2, इससे वैल्यू कम आनी चाहिए कुछ भी जोड़ने के बाद। कहने का मेरा मतलब ये है बस। अब आप देखो 9 में लगाओ भाग 7, 9 में 7 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, आगे बचेंगे कितने, 2, आगे 2 बचेंगे पॉइंट लगा के, तो 7 दूनी 14 आएगा, और फिर भी 6 बचेंगे, 7 8 56। तो यहाँ भी मान 1.2 से क्या आ रहा है, ज्यादा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या है, हमारे पास होता है ना 7/6, ये आंसर कर देंगे। आप चेक भी कर सकते हो, चेक करोगे तो 1.2 से वैल्यू कम आएगी। 7/6 करोगे, एक बार टेबल जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, तो 6 1 6 ही आएगा।
तो 1.1 आया ना, और 1.1 1.2 से क्या है, छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7.56। पूरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को क्लियरिटी नहीं आई है इसके रेस्पेक्ट में जो भी बात बतानी थी वो मैंने बोल दी है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट इस सवाल में। क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये ट्राई मैं हमेशा ट्राई करूंगा, हर बार जब भी मैं 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं हमेशा ट्राई करूंगा, आपने कितने ही अच्छे से सब चीजें पढ़ रखी हो फिर भी आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। अगर आपने बहुत अच्छा भी मैथ्स कर रखा है फिर भी आप मेरे 15 सवालों में आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो बच्चे नए आए हैं वो तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका गणित अच्छा है, उन्होंने अच्छी पकड़ बना रखी है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। सही है, तो चलिए ट्राई करो। ओके, आपने वीडियो ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। कह रहा है एक पंसारी 40% वस्तुओं को 60% के लाभ पर बेचता है और 60% वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह केवल इन दो वस्तुओं को ही बेचता है तो पंसारी का औसत लाभ पूछा है, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। सिंपल निकाल लो, सिंपल कहानी है भाई सवाल की। 40% पहले दे रखा है, 40% को लिख सकते हैं हम 2/5। 40% को फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो 2/5 लिख सकता हूँ, सीधी गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कहानी आसान होगी। 2/5 को 60% के लाभ पर बेचा है, तो अगर इसे मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 12। 12 दूनी कितना परसेंट, 24% प्रॉफिट तो यहाँ से मिला। फिर अगर हमारे पास 40% यूज हो गई है तो बाकी कितनी बची, 60%, यानी कि 5 में से अगर 2 यूज हो गया तो 5 में से 3/5 तो बचा हुआ है अभी, और उनको 15% के लाभ पर बेचेगा। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो यहां से मिला उसे 24% प्रॉफिट, यहां से 9%, टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 33% आएगा। तो 33% यानी कि सी इसका आंसर। आसान सवाल था, आई होप आपने एक बारी में कर लिया। ठीक है बच्चों, ओके चलो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ट्राई करो। टाइम एंड वर्क का सवाल है, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर चेक करो क्या लेके आ रहे हो। चलो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, क्योंकि जितने स्पीड से अलग अलग, हाँ भाई ये मान रहे हैं कि ये जो हमारी मैथ्स की वीडियो थी थोड़ी पहले डली थी, लेकिन जितनी स्पीड से कोई ना कोई वीडियो डेली आ ही रही है उतनी स्पीड से हमें आप लोगों का प्यार मिल नहीं रहा है अब जो देखने को मिला है, क्योंकि सब्सक्राइबर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे देखने वाले हैं, बच्चे कह व्यूज मतलब 200+ व्यूज भी जा रहे हैं वीडियोस पे, तो उस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा प्यार दो वीडियो को भाई, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा और आगे फॉलो करो। चलो ठीक है, देखो सवाल ये कह रहा है राजेश की तुलना में रमेश की कार्यकुशलता 50% क्या है, ज्यादा है। किसकी तुलना में, राजेश की तुलना में रमेश की कार्यकुशलता ज्यादा है। रमेश की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है किससे, तो एक ही नाम के हो गए ना, तो रमेश, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, एक हो गया रमेश और एक क्या हो गया राजेश। एक ही नाम में दिक्कत होती है कि आप पहला लेटर नहीं लिख सकते। राजेश की तुलना में रमेश की कार्यकुशलता 50% क्या है, ज्यादा है। 50% होता कितना है बताना, 1/2 लिख सकते हो। और किसकी तुलना में, रमेश की 1/2 अधिक है। राजेश की तुलना में रमेश की कार्यकुशलता 1/2 अधिक, यानी कि रमेश का मान ज्यादा है किससे, राजेश से। राजेश अगर 2 होगा तो वो 2 पर 1 ज्यादा है, कितना होगा, 3। सही है ना, क्योंकि राजेश से तुलना कर रहे हैं, तो राजेश की तुलना में, तो राजेश अगर 2 है तो रमेश की कार्यकुशलता क्या है, ज्यादा है, तो रमेश कितना होगा, 3 होगा। कह रहा है राजेश को एक कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। अगर राजेश आएगा तो उस काम को 21 दिन में पूरा करेगा। राजेश की क्षमता कितनी है भाई, अरे क्षमता कितनी है राजेश की, 2, और वो 21 दिन में पूरा करेगा। तो मुझे फटाफट से टोटल वर्क बता दो कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 2 × 21 यानी कि 42 आ जाएगा। अरे कुल काम कितना आ जाएगा, 42। फिर आगे कह रहा है यदि रमेश ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले राजेश कार्य में शामिल हुआ। ध्यान देना, राजेश कार्य में कब शामिल हुआ, कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले राजेश कार्य में शामिल हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों के लिए रमेश ने अकेले कार्य करा था। तो पहले रमेश आया, रमेश ने अकेले काम करा। लास्ट के 7 दिनों में मुझे बता दो किसने काम करा है। तो लास्ट के 7 दिनों में तो दोनों ने काम करा है, तो बस वही देख लो। लास्ट के 7 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 3 और 2 5 की क्षमता से अगर 7 दिन में देखूं तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 35। तो 35 काम तो इन दोनों ने मिलकर करा होगा। 5 और 2 7, ये 7 काम बचा है। 7 काम किसने करा होगा बताना। पहले कौन आया था, रमेश। रमेश की क्षमता कितनी है, 3।
तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 2 सही 1/3 दिनों में पूरा काम होगा। 2 सही 1/3 दिनों में, सॉरी 2 सही 1/3 दिनों में रमेश ने अकेले कार्य किया। क्लियर है? आपको बात समझ आ रही है ना? मैंने 7 दिन क्यों निकाला? क्योंकि लास्ट के 7 दिन राजेश और रमेश दोनों काम कर रहे हैं। अगर वो दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता 5 से कितना काम कर देंगे? 35। 42 में से 35 काम हो गया, बचा कितना? 7। वो 7 काम अकेले करा होगा किसने? रमेश ने। तो रमेश ने यही पूछा है कि रमेश ने अकेले कार्य कितने दिनों तक किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। बढ़िया सवाल है, 5वां परसेंटेज से सवाल है। चलो पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, सवाल क्या कह रहा है, फिर अपने सॉल्यूशन पे आएंगे सीधा। ठीक है ना? ये कह रहा है परीक्षा में बी को ए की तुलना में 11.11% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि 11 सही 1/9%। सही है? और ए को सी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को सी की तुलना में 25% ज्यादा अंक मिले। डी को सी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। जो डी है वो भी सी की तुलना में, और ए का मान भी किससे तुलना कर रखी है? सी से। ये कह रहा है यानी सी को 500 में से 332 अंक मिले हैं, इसको मिले हैं भाई साहब 332 अंक, कितने में से? 500 में। तो कह रहा है डी के प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है। इतना बड़ा सवाल बना के दिया है, पर बड़े ध्यान से देखना। जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो मैं कह रहा हूँ, या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, वो एक बार देख के बताओ कि सवाल में क्या इतने पूरे बड़े सवाल को पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या पूरे सवाल की इसका यूज करने की, मतलब डी का अगर आपको मान निकालना है, क्या पूरा सवाल यूज करना पड़ेगा या नहीं, वो एक बार चेक। देखो किसका मान पूछा है बताना, टी के प्राप्त अंक पूछे हैं, और हमें दे किसके रखे हैं? सी के दे रखे हैं। तो सी के अगर हमें 320 दे रखे हैं, और अगर हमसे डी से पूछे हैं, तो डी का तो डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है भाई। डी को सी से कितने में मिलते हैं बताओ? 25% ज्यादा मिलते हैं। तो इसका 25% निकालो और वो ज्यादा कर दो, या सीधा 25% ज्यादा कर दो, यानी कि 5 बटे कितना? 4। भाई 25% होता है 1/4। 4 पे 1 ज्यादा मिलेंगे तो 5 बटे कितना मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो ये 80 बार कटेगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो 400 आएगा। और ये किसके अंक है भाई? डी के। 400 अंक डी लेके आता है, कितने में से? 500 में से, और परसेंटेज के लिए गुना 100। 5 से काटोगे इसे तो 80% है। यानी कि आपको ए और बी, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है उसको तो आपको लेने की सवाल में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो ए और बी सी वाली कंडीशन है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि सी दे रखा है और सीधा डी पूछा है, और डी और सी का रिलेशन भी सवाल में दे रखा है, तो सिर्फ उसका यूज करो और आंसर मिल जाएगा कितने परसेंट? 80%। तो ये चीजें भी हमें सवाल में देखनी पड़ती हैं भाई। धुआंधार ये नहीं कि कुछ भी करने लगते हैं। एक बार बड़े इतना बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल सवाल को पढ़ो और तब सॉल्यूशन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। कह रहा है 1 और 400 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, करो ट्राई। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं क्या आंसर इस सवाल का आएगा और आपकी क्या अप्रोच रही होगी। ध्यान देना कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके कितने तक नंबर लेने हैं? 400 तक। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और कितना? 7, यानी कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 5 से भी कटते हो 7 से भी कटते हो। आप मुझे बताओ ऐसे वो कौन से नंबर होंगे जो 5 से भी कटते हो 7 से भी कटते हो? अगर वो 5 और 7 दोनों से कटते हैं तो सीधी सी बात है वो नंबर किससे कटेंगे? 35 से कटेंगे। अरे यार ये बात समझ में है नहीं? अगर आपसे कोई कहने लगे कोई ऐसा नंबर, ऐसे नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से कटते हैं, तो 2 और 3 दोनों से मतलब वो 6 से कटते हैं। 3 और 7 दोनों से कटते हैं, यानी कि वो 21 से कटते हैं, यानी कि उनके एलसीएम से कटेंगे। सही है ना? अगर कोई नंबर 5 और 7 दोनों से कट रहा है तो मतलब वो नंबर कितने से कट रहा है? 35 से कट रहा है। ठीक, अगर वो 35 से कटने वाले नंबर हमें ढूंढने हैं और उनका भी क्या निकालना है बताना? एवरेज निकालना है। तो आप मुझे बताओ 35 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा? 35 ही होगा। और 35 से कटने वाला दूसरा नंबर ऐसे फिर 70 होगा। ऐसे 35 के मल्टीपल चलेंगे। यहाँ 400 से पहले देख लो 35 का कौन सा मल्टीपल बैठेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है 400। तो 35 धाम 350 बैठता है। 35 का अगला मल्टीपल लेंगे, यानी कि 35 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कितना बैठेगा? 85। तो अगर मैं यहाँ पे देखने लगूं तो मुझे 35 के 11 मल्टीपल मिलेंगे। 35 का पहला मल्टीपल मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, ऐसे ही करते हुए लास्ट में कितने मिलेंगे? 35 के 11 मल्टीपल मिलेंगे, क्योंकि भाई 35 की 11 में गुणा करोगे तो 385 आएगा। उस अगर 12 में करोगे तो रिजल्ट आपका 400 से ऊपर पूछ जाएगा, वो मत लेना। तो 35 के हमें कितने मल्टीपल मिले हैं? 11। अब इनको जोड़ना है भाई, या तो आप इनको अलग अलग करके जोड़ो, या फिर मुझे बताओ क्या ये प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है?
ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं और प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, पहली प्राकृतिक संख्याओं का n+1 अपॉन में कितना 2। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो होता है n+1 अपॉन में 2। तो 35 तो हमारा भारी है। संख्याएं कितनी है बताओ, 11 गुणा 12 और बटे में कितना 2। ये तो हमारा जोड़ निकल के आता है, ये तो हमारा योग निकल के आता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मुझे बताओ कितनी संख्या है, तुमने कितने पदों का योग लिया है, 11 पदों का योग, तो 11 का भागा लगा दो एवरेज के। 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 35 की 6 में गुणा कर लो, 6 की 18, 6 पंजे 30, यानी कि 210 इस सवाल का आंसर है 210। डी इस सवाल का आंसर है 210। ठीक है भाई, अरे ठीक है, कहानी या नहीं, कुछ कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ भाई गुरुजी बिल्कुल कार्यवाही बढ़िया चल रही है। मेंसुरेशन का सवाल है, करो अटेम्प्ट। बेलन से सवाल है तो 1-2 सवाल आपको मेंसुरेशन से जरूर देखने को मिलेंगे। चलो करते हैं ट्राई। ठीक है, कह रहा है एक बेलनाकार पाइप में धातु का आयतन 1122 क्यूब सेंटीमीटर है, पाइप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। देखो वैसे यहीं पे पता चल रहा था यहाँ पर कि उसने बोला है ना कि इसकी बाह्य त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर है, यानी कि वो क्या होगा, और मोटाई पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, वो खोखला बेलन होगा। ध्यान देना, खोखले बेलन में ही मोटाई होगी क्योंकि उसकी बाह्य त्रिज्या भी दे रखी है, तो बेलन ऐसा होगा। बेलन आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है चलो इसे बाद में बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको अंदर वाली रेडियस आपको नहीं पता, इसे मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। बाहर वाली रेडियस कितनी दे रखी है बताना, 9 दे रखी है। बाहर वाली रेडियस दे रखी है 9 और कह रहा है इसकी लंबाई यानी कि जो हाइट दे रखी है इसकी वो कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1122। कितने बच्चों को पता है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? अगर नहीं पता तो फटाफट से नोट कर लो। देखो नॉर्मल अगर हमारे पास बेलन होता है ना जिसके पास एक ही रेडियस होती है तो वो होता है πr²h। ठीक है, बेलन का है। लेकिन अगर हमारे पास 2 रेडियस हैं तो पाई तो सेम ही रहेगा और पाई की वैल्यू रख लो, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 22/7 कैपिटल R² जो 9 दे रखी है माइनस स्मॉल r² और इनटू में h कितना है 21 और बराबर में 1122। और मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है पाई r² माइनस r² इनटू में क्या h, पाई r² माइनस r² इनटू में क्या h। और जो कैपिटल R है वो कितनी है, 9 है। स्मॉल r आपको निकालनी है और फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है, यहाँ से यहाँ तक की निकाल लो, इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी घटा लो तो आपको ये मोटाई मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई करो और काटो इस सवाल में जितना रिजल्ट ये करता है। क्या रिजल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, 21 से कट रहा है नंबर, यानी 21 पंजे 105 और फिर 5 और 2 7, तो 21 से तो नहीं कट रहा, 21 से तो ये 7 से कट सकता है। 21 कितनी बार, 3 बार, 7 से 21 कट रहा है 3 बार, 2 2 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 22 से कट रहा है नहीं, 22 पंजे 110 और फिर 2, हाँ 22 से कट जाएगा। देखो 22 पंजे कितना 110, 2 बचेगा और 22 का फिर एक बार टेबल जाएगा और 3 से 51 कट जाएगा कितनी बार, 17 3 51। ठीक है, तो ये आएगा 9 9 81 माइनस r² बराबर 17। r² को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 17 इधर आएगा, 81 में से 17 घटाओगे तो r² की वैल्यू जो आएगी वो 64 आएगी। तो साफ साफ दिख रहा है r की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अरे r की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अगर r की वैल्यू आपको यहाँ 8 दिखाई दे रही है और पूरी वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 8 है, तो आपको निकालना है r माइनस r, क्योंकि क्या पूछा है इसने, उस धातु की मोटाई पूछी है। तो 9 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि a इस सवाल का आंसर है। अरे आई बात समझ में नहीं आई तो ध्यान से इस सवाल को करना, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले मेंसुरेशन के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि 95% प्लस चांस है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड है। चलो एक ये नन्ना सा सवाल करो फटाफट से। ठीक है, इतनी देर में तो आपने कर दिया होगा। ये कह रहा है यदि अंडर रूट में 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर x पूरा का पूरा रूट के अंदर है, बराबर 32 है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान दे लेना, अगर यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, ये पूरे इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो पहले आप इसका स्क्वायर ही कर लो।
और आप पहले यहाँ बता दो क्योंकि x की वैल्यू पूछी है तो ये 2 की पावर कितना है 5 है, तो आप पहले ऐसे लिख लो। चलो इसे ये ऐसे लिख लो और इसे 2 की पावर 5 कर लो तो कहानी थोड़ी और आसान हो जाएगी। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2 की पावर x, और देखो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करने का मतलब है यहाँ पावर लगाओगे तो 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10, तो 2 की पावर कितना होगा भाई 10 होगा। बेस अगर दोनों का समान है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 2 और 2 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, अरे x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो ये बहुत आसान सवाल था, आपने निपटा दिया होगा इसे टाइम। चलो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कितने बच्चों को इसके बारे में जानकारी है बताओ। ये कह रहा है गुणनफल 4 की पावर 126, 6 की पावर 128, 5 की पावर 242, 10 की पावर 124 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कह रहा है सबकी जब आपस में गुणा करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा नंबर बनेगा, उस बड़े से नंबर के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, यानी कि अगर इकाई अंक ढाई अंक ऐसे सारे अंकों को देखते चले जाएं तो लास्ट में कितने अंकों तक जीरो आपको दिखाई देगी। सही है, तो कितने बच्चों को जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता है, चलो ट्राई करो पहले आप, तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से सुन लेना। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए अगर हमें शून्य निकालने हैं, अगर हमें शून्य की संख्या निकालनी है शून्य, तो हमें काउंट करने पड़ते हैं 2 कितने हैं, हमें काउंट करने पड़ते हैं 5 कितने हैं, क्योंकि 2 की 5 में गुणा करने के बाद ही हमारे पास क्या आती है एक जीरो निकल के आती है। ध्यान देना, 2 की गुणा करेंगे 5 में तभी जीरो बनती है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि जीरो बनती है। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हम इनमें पावर ढूंढते हैं, भाई ये 2 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है। अगर मैं 100 को लिखूं 100 को, तो 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 दूनी 4 पंजे 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 पंजे कितना 100। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 2 आएंगी और 5 की पावर कितनी आएंगी 2 आएंगी। तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो जीरो भी कितनी हो गई 2, भाई दोनों में 2 पावर, दोनों में 2 पावर है तो जीरो भी कितनी हो गई हमारे पास 100 में 2 जीरो हो गई। लेकिन क्या हमेशा ही पावर बराबर होंगी, नहीं होंगी ना। तो जीरो कैसे डिसाइड होता है वो बड़े ध्यान से सुनना। अगर मानो किसी नंबर में 2 की पावर 4 आ जाए और 5 की पावर कितनी रह जाए 2 रह जाए, बताइए यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें जीरो कितनी है। तो ध्यान देना, जीरो मैंने बताया 2 और 5 दोनों मिलकर बनाते हैं, और जब एक नंबर आना बंद हो जाएगा तो जीरो आनी बंद हो जाएगी। आप मुझे बताएं दोनों में कम कौन सा नंबर है, मतलब पावर किसके पास कम है। तो क्या 2 के पास कम है या 5 के पास कम है, तो भाई 5 के पास कम है। कितनी पावर है 2 पावर है, 5 केवल 2 ही बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा 4 बार। लेकिन 2 4 बार आने से मतलब नहीं है, क्योंकि कम वाले हमें देखने हैं, बड़े ध्यान से देख लेना, कम पावर वाले हमें देखने हैं। 5 की पावर 2 हमें देखनी है, क्योंकि उसके बाद 5 आने क्या हो जाएंगे बंद, तो जीरो आने बंद हो जाएगी। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास कितनी जीरो रहेंगी लास्ट में 2 जीरो। बड़ा सा नंबर लिखता हूँ, 2 की पावर 24 गुणा 5 की पावर अगर मैं 32 लिख दूं, बताओ इन दोनों की जब गुणा करेंगे लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें कितनी जीरो। तो मुझे बताओ 2 और 5 की पावर देखनी है, 2 और 5 की ही पावर देखनी है बस। अगर इसमें कोई नंबर 3 आ जाए तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 ही देखना है बस। ठीक, और इनमें भी हमें कम वाला देखना है। तो 2 की पावर कम है हमारे पास या 5 की कम है, तो हमारे पास 2 की पावर कम है। कितनी है वो 24 है, तो इसमें लास्ट में कितनी जीरो आएंगी 24। सही है, तो कुल मिलाकर जो हमारा सवाल लिखा हुआ है उसमें हम 2 देखेंगे कितने हैं, उसमें हम 5 देखेंगे कितने हैं, और 2 और 5 में जो सबसे कम होंगे वही हमारा आंसर होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरा सवाल चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ रिजल्ट हमें देखने में ही पता चल जाता है कि इसमें कौन कम आएंगे, क्योंकि हमें कम वाले ही लेने हैं। तो यहाँ सवाल में एक बार देख के बताओ, क्या 2 कम आने वाले हैं या 5 कम आने वाले हैं। तो आप देखेंगे 2 तो भाई बहुत जगह आने वाला है, 2 तो इसमें ही आ जाएगा, 6 में भी 2 आएगा, और 10 में भी क्या आएगा यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि 2 तो यहाँ तुम्हें 3 जगह दिखाई दे रहा है। और ऊपर से 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे तो 126 की पावर तो जब भी डबल हो जाएगी। 5 की पावर हमारे पास कितनी है 242, तो 5 की पावर आ रही है 242, और यहाँ बता दो 5 की पावर कितनी है। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। किसी का मन नहीं मान रहा हो तो वो 2 की पावर को भी जोड़ सकता है 124। ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे एक बार पहले, लेकिन मैं 5 की पावर नहीं। ठीक, तो यहाँ 5 की पावर भी 124 रहेंगी और 2 की पावर भी कितनी रहेंगी 124। भाई 5 की पावर एक तो सीधा हमारे पास 242 है, और यहाँ 5 की पावर कितना है 124 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, जो 5 की पावर में गिरूंगा तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 366 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी भाई 366। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गड़बड़ कर देंगे।
5 की पावर 124 सही लिखा है मैंने, 124। 5 की पावर 242 वो भी सही लिखा है। कोई ऑप्शन 366 होगा, या फिर और देख लेंगे, अभी क्या पता 2 की पावर बन रही है हमारे पास, ट्राई कर लेंगे। तो 2 की पावर कितनी है बताओ, 124। तो 2 की पावर 124 है, यहाँ कितनी आएंगी, ये 4 की पावर 126 है। ये 2 की पावर आ गई ना यहाँ से 124, 4 की पावर 126 है, यहाँ लिख देता हूँ। 4 की पावर 126 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 2 और बाहर कितना है 126, 126 दूनी कितना 252, तो 252 पावर यहाँ मिलेंगी, 252 पावर यहाँ मिलेंगी 2 की। तो 2 की तुमने इसमें देख ली पावर, 2 की तुमने इसमें देख ली पावर, अभी ये रिजल्ट रह गया 2 की पावर देखने को 128। तो यहाँ क्या है बताना 6, और 6 क्या होता है हमारे पास, 6 होता है 2 गुणा 3, और उनकी पावर कितनी है बताओ 128। तो यानी कि ये 2 की पावर भी 128 है, 3 की पावर भी 128 है, तो 128 और जोड़ लो। तो आप खुद देखो यहीं पे रिजल्ट इनसे ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, यहीं पे रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 4, तो 470 पर रिजल्ट हो गया। तो 2 की पावर हमें नहीं गिननी है, हमें कम वाली पावर गिननी है भाई, कम वाली। तो कम वाली मेरे पास 5 की आ रही थी 242, यहाँ 5 की आ रही है 124, इनको जोड़ूंगा तो मैं 366 बैठेगा। यानी कि मेरे को लग रहा है यहाँ ऑप्शन में दिक्कत है, 368 की जगह कितना होगा 66, 368 की जगह कितना होगा 66 होगा, क्योंकि 2 की पावर वाला तो आंसर हमारा होगा ही नहीं, हमें कम वाली गिननी है। ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 2 और 1 3, यही आ रहा है भाई, और कुछ नहीं होगा 366 सवाल का आंसर। ये ट्राई करो। जिन बच्चों को बातें समझ में नहीं आती हैं तो मैं देखो पहले ही ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन के एक तरफ से जो सॉल्यूशन बताना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। उतना नहीं समझ में आती तो थोड़ा पीछे जाओ, आपको उसमें समाधान उसका मिल जाएगा। जो भी मैंने कुछ बोला होगा उसके रिगार्डिंग जितना बोलना होता है वो सब मैंने बोला होगा उस क्वेश्चन। चलो ये ट्राई करो। यदि a का 40% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/6, तब आपसे कह रहा है 1/a 1/b 1/c क्या हो। ट्राई करो फटाफट से फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या होगा इस सवाल में। कह रहा है a का 40% यानी कि a का 2/5 मान लो, बराबर कह रहा है b का 0.25%, सॉरी परसेंट नहीं है 0.25 यानी कि 1/4 लिख सकता हूं मैं, बराबर c का 1/6। बहुत तरीके हैं, इनको एलसीएम मान के कर सकते हो, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 1/a की 1/b की 1/c की। अगर आपसे 1 में ही वैल्यू पूछी है तो मैं कह रहा हूं इनके बराबर में कोई कांस्टेंट मान लो, आप k मान लो। कितना मान लो, k मान लो। अगर k कांस्टेंट मानोगे तो ये सारे मान किसके बराबर है, अरे सारे मान किसके बराबर है, k के बराबर है। अगर ये सारे मान k के बराबर है तो एक बार ये वाली वैल्यू रखना k के बराबर। अगर ये वाली वैल्यू k के बराबर रखोगे, एक रख के दिखा देता हूं बस, फिर रिजल्ट आप पहचान लोगे साथ। एक रख के दिखा देता हूं तो मुझे बताओ a को अगर मैं बटे में ले जाऊं तो k बटे a कितना आएगा 2/5। अरे आएगा नहीं आएगा। ऐसे मुझे बताओ सीधा 2/5 आया नहीं आया, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ आ गई बस। आप बताओ तो k बटे b कितना आएगा 1/4। ऐसे मुझे बताओ k बटे c कितना आएगा 1/6। अरे आने वाला है नहीं, तीनों को मैंने कांस्टेंट के बराबर रख दिया, यानी कि तीनों मान k के बराबर है। अगर इसे मैं k के बराबर रख रहा हूँ तो a बटे में चला जाएगा, यहाँ 2/5 बराबर बचेगा। ऐसे k बटे b में 1/4 बचेगा, एक k बटे c में 1/6 बचेगा। ये अब ये k बटे a, k बटे b, k बटे c क्या मान आपको मिल गए हैं। सीधा इन्हीं का तो रेशियो पूछ रहा है, k बटे a रेशियो k बटे b और रेशियो कितना k बटे c, और k सब में क्या होगा कट जाएगा, हमारे पास 1/a 1/b 1/ कितना बचेगा c। तो उनको सबको रेशियो में लिख लो बस, 2/5 1/4 और यहाँ पर 1 कितना 6। अरे ये डाटा कैसे सोल्व करते हैं पता है ना सबको, 5 का 4 का और 6 का एलसीएम लो और ऊपर गुणा कर लो। 5 6 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, 60 से कट जाएंगे ना, 60 कट जाएगा ना इन सबसे। ठीक है, तो 60 की गुणा कर लो सब में ऊपर, और यहाँ भी 60 की गुणा कर लो, और यहाँ भी 60। अरे सही है। तो ये 5 से 12 बार और 12 दूनी कितना 24, और ये 4 से 15 बार और ये 6 से कितनी बार 10 बार। तो आंसर मिलेगा 24 15 और कितना 10। आसान सवाल है, लेकिन जिस तरीके से ये पूछा गया है तो कई बच्चों को ये कंफ्यूज भी कर सकता है। देखना कि क्या आपने सॉल्यूशन करा है, क्या आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। पढ़िए, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने 2 सवाल रखे हैं, एक पहला ही सवाल था और एक ये है। चलो ठीक है।
देखते हैं क्या इस सवाल का सोल्यूशन होगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू होता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगा और करके 11 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। यानी कि वो अपने घर से निकला और कितनी स्पीड से निकला है, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला है, तो 11 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचा, यानी कि राइट टाइम से वो 11 मिनट लेट पहुंचा। यानी कि अगर उसे मानो, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, मानो अगर उसे 9 बजे पहुंचना था तो वो 9:11 पर पहुंचा। कितने पर पहुंचा है? 9:11। अगर उसे 9 बजे पहुंचना था तो वो 9:11 पर पहुंचा। फिर क्या करें, यदि वह 18 की स्पीड से चला, यानी कि कम कर रहा है स्पीड, गति से यात्रा करता है, तो अपने कार्यालय में 19 मिनट की देरी से, ये गलत लिखा हुआ है ध्यान रखना, देरी से पहुंचता है। तो भाई अगर उसने 24 से जा रहा था वो तभी लेट पहुंच रहा था, कम करके तो वो और ज्यादा लेट पहुंचेगा। तो उसने कम करी, स्पीड कितनी करी अपनी, 18 कर दी, अब वो 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी कि अब वो पहले 9 से 11 पहुंच रहा था, अब वो 9:19 पे पहुंचेगा। तो इस स्पीड के चेंज करने से वो कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे जी 8 मिनट ले रहा है। कितने मिनट ले रहा है? वो 8 मिनट ले रहा है। वो कवरिंग टाइम बोल दो या एक्स्ट्रा टाइम बोल दो, ज़्यादा लगेगा तो एक्स्ट्रा टाइम, बचा रहा होगा तो कवरिंग टाइम। ठीक है, घर से उसके कार्यालय तक की दूरी याद कीजिए कितनी होगी। देखो, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा वो सीधा फंडा इस सवाल का जानते होंगे। वैसे तो आप इसका, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो आप स्पीड चाल वाले जो टाइम और स्पीड वाला जो रेशियो है उससे भी कर सकते हो, या सीधा मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और दोनों स्पीड का डिफरेंस, बड़ी में से छोटी घटा देना, और यहाँ पर ध्यान रखना वो टाइम जो लेते हैं टी टाइम लेते हैं, और ये टी टाइम या तो इसे कवरिंग टाइम बोल देते हैं अगर आप टाइम बचा रहे हैं, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसे एक्स्ट्रा टाइम बोल देते हैं। यानी कि वो टाइम का गैप लेना है आपको कुल मिला। सीधा सीधा अगर आप करना चाहो, डिस्टेंस में भी सवाल है पूछिए, तो पहली स्पीड 24, दूसरी स्पीड 18, दोनों स्पीड का अंतर 6, और टाइम जो है दोनों के टाइम का अंतर अभी देखा था ना, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था कितने मिनट, एक बार वो 9:11 पे पहुंच रहा है, एक बार वो 9:19 पे पहुंच रहा है, 9:19 पे, तो कितने मिनट ज्यादा ले रहा है? 8 मिनट। तो 8 बटे में, क्योंकि ये मिनट है, घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे? 60, क्योंकि वो मिनट थी, घंटे बदलने के लिए 60 कर, तो 6 से काट लो कितनी बार, 3 बार, 6 × 18, 12 दूनी 24 और 12 पंजे कितना? 60, तो 3 दूनी 6, 8 6 48, 48 बटे में 5, 5 नाम 45, 5 6 30, ऑप्शन नंबर कितना? 9.6 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। यानी कि वो जो उसके घर से कार्यालय की दूरी है वो 9.6 किलोमीटर है। अब फटाफट से सुनना, मैं आपको 2 सवाल बता के जा रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, और एक्स्ट्रा जो उससे पूछे जाते हैं तो बहुत नॉर्मल बात है, आपको डिस्टेंसेस में पूछ रहा है। ठीक, पहला सवाल मेरा सुनना, आप मुझे बताओ अगर वो जा रहा है पहली स्पीड 24 से तो क्या कार्यालय टाइम से पहुंच रहा है? नहीं। अगर वो 18 से जा रहा है तो कार्यालय टाइम से पहुंच रहा है? नहीं। तो अभी एक चीज मिस है ना, वो स्पीड आपको बतानी है कौन सी स्पीड से ये कार्यालय टाइम पर पहुंच जाएगा। अगर कमेंट में आप नहीं बताओगे तब आपको इसका सॉल्यूशन कराने की मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। आप पहले मुझे बताना कमेंट में किसी का आंसर मुझे मिलेगा या नहीं। मतलब अपने घर से लेके उसका जो होम है, अपने घर से लेके जो उसका ऑफिस है, वहां तक पहुंचने के लिए अगर वो राइट टाइम पर पहुंचना चाहता है, सही समय पर पहुंचना चाहता है, तो आप मुझे बताओ उसे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, वहां तक पहुंचने के लिए उसे एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा। वास्तविक टाइम और वास्तविक स्पीड इस सवाल में निकालनी है, क्योंकि 24 से नहीं पहुंच रहा तो वास्तविक नहीं है, 18 से नहीं पहुंच रहा तो वास्तविक नहीं है, 11 मिनट देरी से, 19 मिनट देरी से, तो वहां से घर से ऑफिस तक एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, और घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए एग्जैक्ट टाइम में उसे कितनी स्पीड का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों सवालों का जवाब तुम्हें देना है कमेंट में। देखता हूं कौन बच्चे इन सवालों को करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बारह जो क्वेश्चन है वो मिक्सचर एंड डेरिवेशंस है। एक बार फटाफट से ट्राई करो फिर बढ़ेंगे आगे। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि इतना हार्ड सवाल ये है नहीं, बहुत बेसिक सी ही बात है। कह रहा है एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है। यदि 24 लीटर तरल को तरल बी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित करने का मतलब 24 लीटर उस बाल्टी में से निकाला गया होगा और उसकी जगह किससे प्रतिस्थापित कर दिया है? बी से। फिर बी को 24 लीटर भर दिया जाएगा। दोनों तरल पदार्थों का अनुपात उलट जाता है। ऐसी प्रक्रिया करने से कह रहा है जो अनुपात 5:3 था वो अब पलट जाएगा, यानी कि 3 अनुपात कितना होगा? 5 हो जाएगा। तब कह रहा है बाल्टी में तरल बी की आरंभिक मात्रा क्या थी?
पहले तो टोटल निकाल लेना और फिर बताना कि बी की मात्रा क्या थी। तो क्या अप्रोच होगी वो बड़े ध्यान से सुनना। ए और बी जो दो थे, ए और बी जो दोनों तरल थे वो किस रेशियो में थे? 5:3। अरे किस में थे? 5:3। अरे होंगे या नहीं होंगे? अगर आप इनमें से 24 लीटर माइनस कर लोगे, 24 लीटर अगर आप इसमें से माइनस कर लोगे, तब भी क्या रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा। तब भी कितना रहेगा? 5:3। प्रतिस्थापित करने का मतलब पहले निकालोगे ना 24 लीटर, भी तो बाद में मिलाओगे ना। तो पहले 5:3 में थे, मैं कह रहा हूँ 24 अगर मैं निकाल लूंगा तब भी क्या रहेगा रेशियो? 5:3। ये बात पता है सबको या नहीं? मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर किसी बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण है, अगर आप उसमें से 1 लीटर निकाल भी लोगे तो बची हुई बाल्टी में दूध का और पानी का रेशियो कितना रहेगा? वही रहेगा जो पहले था। अगर 5:3 था पहले तो बाद में भी क्या रहेगा? 5:3। दूसरा, जिस लीटर में आपने भरा है, मानो इस बाल्टी में दूध और पानी का जो मिश्रण था वो 5:3 था, इसमें से 1 लीटर आपने निकाल लिया तो इसमें अभी भी रेशियो कितना रहेगा? 5:3। दूसरा, जिस गिलास में या लीटर में आपने निकाला है इसमें भी किस रेशियो में रहेगा? 5:3। यानी कि पूरा मिश्रण 5:3 में ही घूमता रहेगा जब तक आप इसमें कोई भी वैल्यू अलग से ऐड नहीं करोगे। सही है ना? लेकिन अब ऐड करा है अलग से, कह रहा है इतना निकालने के बाद इसमें केवल किसको ऐड करा है? बी को ऐड करा है। केवल बी को ऐड करा है। कितने लीटर? 24 लीटर। कह रहा है जैसे ही बी को ऐड करा तुरंत रेशियो इसका पलट गया। जैसे ही बी को ऐड करा रेशियो पलट गया, यानी कि 5:3 से कितना हो गया? 3:5 हो गया। 5:3 से कितना हो गया? ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 5। आप मुझे बताओ, आप बड़े ध्यान से देखो कि इसमें कौन सी वैल्यू में चेंज नहीं करा भाई। वो केवल यहाँ के बाद बी को ही मिला रहा है ना, तो ए वाली वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। अगर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे तो सेम रहनी चाहिए। और सेम करने के लिए क्या करोगे? ऊपर करो 3 की गुणा और नीचे करो 5 की गुणा। तो क्या ये 5 या 15, 5 या 15 हो जाएंगे? यहाँ 3 की गुणा करिए तो यहाँ भी, यहाँ 5 की गुणा करिए तो यहाँ भी करोगे। अब फटाफट से बताओ बी यहाँ पर कितना था? 3 या 9 था, और बी अब हो कितना गया? 25। अगर 9 से 25 हो गया, अगर 9 से 25 हो गया तो कितना ऐड हुआ है भाई? 16। और 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है? अरे 16 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 24 लीटर। अगर 16 यूनिट का मान 24 लीटर है तो निकालना कितने का है? फटाफट देख लो। तो एक बात बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि रियल मिश्रण तो हमारे पास यहाँ था ना। 24 मिश्रण के बाद क्या यहाँ पर रियल रहेगा? नहीं रहेगा। क्या सेम क्वांटिटी रहेगी? नहीं रहेगी। कितनी कम आएगी? 24। लेकिन वापस तुमने दोबारा 24 जोड़ दिया तो टोटल आप यहाँ निकाल लो या यहाँ निकाल लो, बात क्या रहेगी? सेम। यहाँ निकाल लो टोटल या यहाँ निकाल लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने 24 निकाला था तो 24 ऐड कर दिया। तो टोटल मिश्रण निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि आरंभ में बी पूछ रहा है तो आरंभ में पहले बता तो दूं बाल्टी में कितना है। तो आप मुझे बताओ 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। 25 और 15 40 का मान तुम्हें निकालना है। कितने का निकालना है? 40 का। अगर 16 का मान 24 लीटर है तो 1 का मान 24/16 और तुम्हें निकालना कितने का है? 40। अरे कितने का निकालना है? 40 का। तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 2 से कितनी बार? 12। तो 12 पंजे कितना आ जाएगा? 60 लीटर। तो उस बर्तन में पहले 60 लीटर था और आपसे ये नहीं पूछा पहले कितना था। कह रहा है बाल्टी में बी कितना था। अरे बाल्टी में दोनों कितने थे? दोनों तो दोनों तो 5 और 3 कितने थे? 8 थे। अगर दोनों 8 थे तो यानी कि ये 8 का मान है। दोनों 8 थे यानी कि ये 8 का मान है। या फिर आप ऐसे बोलो कि आपसे बी पूछा है। बी है कितना? 3। कितने मिश्रण है? 5 और 3 8 में 3/8 हिस्सा निकालना है इसका। अरे कितना निकालना है? 3/8 हिस्सा निकालना है इस मिश्रण का। काट लो। 4 से 15 बार और 4 से कितनी बार? 2 बार। 15 तिया 45 का आधा करना है तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। बढ़िया सवाल था। ठीक ठाक अगर तरीके से करोगे एक बार में आसान था। ऐसा मत कहना कि सवाल हार्ड था, आसान था। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद आंसर मिलेगा। ठीक है ना? देखना एक बार कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही थी। अगर आपसे नहीं बना तो हेलो और क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। कह रहा है ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। फिर कह रहा है इस राशि के साथ उसने एक अन्य वस्तु ले खरीदी। एक अन्य वस्तु खरीदा, जो भी होगा, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी इसी राशि के साथ, मतलब जो भी हानि से उसे राशि मिलेगी, और उसे इसने 60% के लाभ पर बेचा। उससे कुल लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछ रहा है। ठीक, करो ड्रॉ। अरे कर लिया। आप खुद बताओ। यहाँ पर 30% की हानि पर बेच रहा है, फिर इसमें कुछ दूसरी वस्तु खरीद रहा है,
फिर उस दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेच रहा है, तब कह रहा है कुल सौदे में लाभ या हानि क्या हुई। एक बात आपको बड़े ध्यान से समझना, अगर सवाल में हमारे पास प्रॉफिट लॉस दे रखे हों या वैल्यू जो वस्तुएं होती हैं वो हमारे रेशियो में दे रखी हो, तो ध्यान रखना हमें रियल मानों में नहीं जाना होता। अगर हमें वैल्यू परसेंटेज में या रेशियो में दे रखी है और आंसर भी अगर हमसे परसेंटेज या रेशियो में पूछ रहा है तो हमें रियल वैल्यू में नहीं जाना होता, ध्यान रखना। और ये चीज़ केवल यहाँ प्रॉफिट लॉस में लागू नहीं हो रही, परसेंटेज में या फिर और जैसे भी जहाँ पर ये चीज़ें रेशियो और परसेंटेज यूज होते हैं वहाँ हर जगह ये चीज़ें लागू होंगी, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू यूज नहीं करनी तो कैसे करोगे आप, नॉर्मल कोई भी वैल्यू रख के सोल्व करो। कह रहा है 30% की हानि पर बेचता है, यानी कि मानो पहले 100 का सामान था, अगर उसने 30 का लॉस लिया तो कितने बेचा होगा, 70 में। अरे कितने में बेचा होगा, 70 में। 100 का सामान था, 30 का लॉस लिया 70, और 70 में उसने कोई दूसरी वस्तु खरीदी, और दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है भाई, 60% के लाभ पर। तो 70 पे 60% लाभ कमाओ, 70 का 60% कितना होगा, 742 कितना होगा, 42 का लाभ कमा के बेचो। फटाफट से बताओ कितने में जाएगा सामान, 42 के लाभ से कितने में जाएगा, तो 112 में। कह रहा है पूरे सौदे में लाभ यहाँ नहीं बता दो। अरे आपको पड़ी कितने में थी वो 100, और 100 का सामान तुम्हारा चला कितने में गया, 112 में। तो कुल मिलाकर लाभ होता है आपको कितने परसेंट, 12%। तो इजी सवाल था, बिल्कुल हार्ड नहीं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये हमारा सीआई से सवाल है, सीआई से, ठीक है, चक्रवर्ती व्यास। करो फिर करते हैं। ये कह रहा है एक 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 20,736 रुपए हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। कह रहा है 3 वर्षों में ऐसी होती है। कह रहा है यह 2 वर्षों में समान दर पर वार्षिक संयोजित होने पर कितनी हो जाएगी। अगर 3 में इतनी हो रही है तो बताओ 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो भाई पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा ना कि वो वार्षिक रूप से बढ़ती कितने परसेंट है। तो आप मुझे फटाफट से बता दो, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है कि ऐसे नॉर्मल बताओ। अगर कोई राशि 8 से 27 हो जाती है, 8 से कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है 3 साल में, तो हर साल कितनी बढ़ती होगी, हर साल कितनी बढ़ती होगी। तो आप बोलेंगे 3 साल में हो रहा है ऐसा। कितने में हो रहा है, 3 साल में। अगर आपको 1 साल में निकालना है, क्योंकि ये 3 साल में हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो ये किसकी क्यूब है, 2 की, और ये किसकी क्यूब है, 3 की। तो 2:3 में बढ़ेगी 1 साल। अरे जानते हो ये बात नहीं है सभी या नहीं। अगर कोई धन 3 साल में 8 से 27 हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा, क्यूब रूट 2 से 3 होगा। कोई धन 125 से हो जाता है 343 3 साल में, 3 साल में। बताओ 1 साल में कितना होगा, आप बोलेंगे तो क्यूब रूट ले लो। तो ये किसकी क्यूब है, 5 की, और ये किसकी क्यूब है, 7 की। सही है। अगर ऐसा 2 साल में हो तब आपसे बोले कोई धन 64 से या 49 से 64 हो जाता है, ऐसे लिख लो, 49 से 64 हो जाता है, लेकिन कितने साल में, 2 साल में। 49 से 64 हो जाता है 2 साल में। तो बताओ पहले साल कितना होगा, तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ले लो, 7 और कितना 8। यानी कि अगर 3 से 1 पर आना हो तो क्यूब रूट ले लो, अगर 2 से 1 पर आना हो तो स्क्वायर रूट ले लो। भैया किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। यहाँ टाइम कितना दिया है, 3 साल। 3 साल से हमें पहले देखना पड़ेगा कि वार्षिक दर निकालनी पड़ेगी। ये कहने का मतलब हमारा ये है कि हर वर्ष वो कितना बढ़ता है, हर वर्ष वो कितना बढ़ता है वो निकाल। तो या तो आप रियल वैल्यू रख के निकालो या इनका रेशियो निकाल लो। 12,000 अनुपात 20,736। और कोशिश करना कि क्योंकि 3 साल की कहानी है तो ऐसे नंबर लेना जिनकी क्यूब निकल सके। आप मुझे बताओ अगर क्यूब निकल सके तो मैं इस 12,000 को 12 से ही काटूंगा। 12,000 को 2, 4, 6 के चक्कर में बढ़ने से बजाय मैं इसे 12 से काटूंगा, क्योंकि 12 से सीधा कितनी बार कट जाएगा, 1000 बार। और 1000 तो क्यूब बनती है 10 की। बस ये चेक करना है ये कटेगा 12 से। तो ये जब चेक करोगे तो 12 से 1 बार, फिर 8, 7, 12 7 84। अरे कट जाएगा 84 बार, ठीक है। 3, 12 दूनी 24 और 12 8 96। तो आप यहाँ भी देख सकते हो सीधा। कोई धन 1000 से 1728 हो जाता है 3 साल में। तो बताओ 1 साल में कितना हो रहा है। क्यूब रूट यहाँ ले लोगे, क्यूब रूट यहाँ ले लोगे। ये किसकी क्यूब है भाई, 1 साल में चेक करना है ना, तो किसकी क्यूब है, 10 की, और ये किसकी है, 12 की। तो राशि 10 से 12 हो जाती है 1 साल। राशि 10 से 12 हो जाती है 1 साल में, यानी कि हर साल किस अनुपात में बढ़ती है, 2 पंजे 10 और 2 चौका 12, 5:6 में बढ़ती है हर साल। आपसे पूछा कितने साल में है, 2 साल में। धन कितना था, 12,000। अगर धन 12,000 है तो पहले साल कितना बढ़ेगा, कह रहा है 5:6 में बढ़ेगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। लेकिन 1 साल में आपसे 2 में पूछा है तो दोबारा 6/5 हो जाएगा 2 साल में।
वो तीसरी बार पूछता था, यही कहानी आगे बढ़ती रहती। ठीक है, काट लो नंबर अब जिससे करता हूँ। 5 पंजे 25 से काट लूँ सीधा, अरे 25 से काट लूँ और फिर गुणा कर लेंगे सीधा भाई। 5 पंजे 25 से काट लेते हैं, तो 12 अगर इसमें अलग होगा तो 25 के 100। देखो 1000 को काट लेता हूँ मैं, क्योंकि ये नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 गुणा में 1000। ये नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 गुणा में कितना, ऊपर लिख देता हूँ, कभी आप सोचो कि नीचे होगा। ये 12 गुणा में 1000 भी लिखा जा सकता है। तो 5 पंजे 25, 25 से हो गया कितना 100, तो 40 बार कटेगा। इन सभी नंबरों की गुणा करनी है, तो 12 चौक 48 यानी कि 480 गुणा करनी है 6 6 36, 6 6 36 की गुणा करनी है। तो 6 48 8 आना चाहिए लास्ट में, और 0 0 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है 17 280। अरे 0 तो आएगी लास्ट में, और 6 कितना 48, 6 48 8 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो गुणा करने पर मिलेगा 17 280। ऐसे चेक कर लिया करो, जरूरी नहीं है हमें पूरी गुणा करनी, क्योंकि हमने सवाल में कोई गलती नहीं करी, मिस्टेक नहीं कर रहे। एक नॉर्मल सवाल जैसे सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व करते आ रहे हैं, तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। सही है, उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताए आपको अच्छे से आते होंगे। नहीं आते होंगे तो आपको सीखने का मतलब मिला होगा, जरूर कुछ ना कुछ आपने से सीख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो फटाफट से। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और अच्छा खासा सवाल है, जिसको बोर्ड मास नियम सही से नहीं पता है वो सवाल में फंसेगा इन सवाल में। डी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो देखते हैं क्या सवाल का आंसर होगा। ट्राई करो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलो ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। अरे बोर्ड मास पढ़ा है सबने, बोर्ड मास रूल को फॉलो कर लेना, ऐसे हल्के मत लेना, क्योंकि ये सवाल देखने में लगते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जब करने लगते हैं तो इनमें मिस्टेक हो जाती है, और अगर एक बार मिस्टेक हुई तो ये 2-3 सवालों का टाइम ले जाएगा अकेले। तो पहले बी का मतलब होता है बार, आप सीधा ब्रैकेट ही सोचते हो। बी का मतलब बार, जैसे किसी नंबर के ऊपर बार लगा रहता है, दूसरा बार मत समझ लेना। और फिर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो बार और फिर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ सोल्व करेंगे, ऑफ यानी कि गुणा का निशान लगाएंगे और पहले गुणा करेंगे। कईयों से मिस्टेक क्या होती है, वो का की जगह गुणा तो लगा लेते हैं लेकिन गुणा करते नहीं है, फिर डिवाइड करने लग जाते हैं। पहले भाई गुणा को सोल्व करना है पहले, यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है पहले, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और क्योंकि इसमें ऑफ का बहुत यूज हो रहा है, एक दो जगह ऑफ दे रखा है, तो वहां थोड़ी सावधानी बरतना। दूसरी बात, बोर्ड मास के सवाल को सोल्व करते टाइम आप ये देखना कि एक साथ कितने पोर्शन को सोल्व किया जा सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो पूरा डाटा है उसको सेपरेट अलग अलग कौन करता है, उसमें दो ही साइन आते हैं, या तो प्लस वाले या माइनस वाले। जब तक गुणा रहेगी, डिवाइड रहेगा, का रहेगा, तो मतलब वो एक साथ सोल्व होंगे। प्लस माइनस से पूरा जो पोर्शन है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डाटा एक साथ सोल्व होगा, और फिर प्लस का साइन आ रहा है, और यहाँ से आगे का डाटा एक साथ सोल्व होगा, उसे एक साथ लिखकर सोल्व करना। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ पहले वाले। तो देखना 3/4, आप अलग अलग पोर्शन लिख के करोगे ना तो आसान हो जाएगी कहानी तुम्हारे लिए। फिर 3 दूनी 6 और 2 8/3, डिवाइड का साइन लगाओ, अभी मल्टीप्लाई मत लगाना। अच्छा, यहाँ इस पोर्शन को का वाले को मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई लगा के क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। सबको बताया ना कि मल्टीप्लाई लगाने से नंबर पलट जाते हैं। अगर p गुणा लिखूंगा तो क्यों नहीं रह जाएगा, फिर ये 1/, क्या हो जाएगा, क्यों 1 के अपॉन में आ जाते हैं रिजल्ट, या फिर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है तो वो पलट जाती है। तो ये डिवाइड लगा हुआ है, इसको सोल्व करो। 1 5 1 5 और 1 6/5, और ये कितना है 5/9। और सिर्फ का निशान लगा के छोड़ मत देना, गुणा का निशान लगा के इनको सोल्व करो पहले। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो 2 कितना आया 3, 2 ऊपर है 3 नीचे है, और डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, तो इसको पलट दो, 3 ऊपर और 2 नीचे, और सोल्व करो। 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 3। और ये केवल यहाँ से यहाँ का रिजल्ट मिला है अभी, उसको मैं अलग सोल्व करूँगा। तो कह रहा है 2/23, ये अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं कि पोर्शन को अलग अलग लिख के सोल्व करना, एक साथ मतलब जाना सब में करने। तो 6 या 18 और 5 कितना 23, बटे में कितना 6। और पहले डिवाइड मत करना पहले, क्योंकि यहाँ के बाद यहाँ तक पोर्शन सोल्व होना है ये। तो 2/7, काफी जगह मल्टीप्लाई लगाओ, 3 दूनी 6 और 1 7, बटे में कितना 3, 7 से क्या होगा 7 कट जाएगा। और डिवाइड का साइन लगा के 2/3 लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 3 ऊपर भेजो और 2 नीचे लेके आओ, 23 से 23 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 यहाँ आएगा।
यहाँ से आया 3, यहाँ से 1/2, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि 3 से ही 1/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आराम से, जब भी ऐसे कुछ बड़ा सा सवाल इसमें दिखा करे सिंप्लीफिकेशन में, एक बार रुक के आराम से सोल्व करो, क्योंकि अगर आपने इसमें एक बार कहीं मिस्टेक कर दी ना, ये पूरा टाइम खराब कर देगा तुम्हारा, ऊपर से दिमाग भी खराब कर देगा, आपको लगेगा कि फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल ही मेरे से एक बार ही नहीं हुआ। तो मैंने पोर्शन को डिवाइड कर करके इनके सबके आंसर निकाले। ठीक, कई बार सवाल बटे में भी आ जाता है, जैसे ये लिखा हो, फिर इसका बटे का साइन लग रहा हो, फिर नीचे कुछ लिखा हो, तो ऊपर वाले पोर्शन अलग सोल्व करना, नीचे वाले पोर्शन अलग सोल्व करना, एक साथ सोल्व करने मत लग जाना सबको, तब ये बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के ये हमारे 15 सवाल थे। उम्मीद करूंगा आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे, जैसे भी लगे हैं आप एक बार जरूर कमेंट्स करके बताना। और कंप्यूटर की भी वीडियो मैंने एक डाली है, वो बहुत प्यार मिला है बच्चों को उस वीडियो पर, तो और भी वीडियो रेगुलर करूँगा मैं कंप्यूटर की। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और शेयर करो सबसे ज़्यादा भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो बात बनेगी ना, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, टाइम लगता है, क्वेश्चन ढूंढ के लाने पड़ते हैं, कितने यूज़फुल हो आपके लिए उस हिसाब से डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही कुछ भी नहीं है, हर चैप्टर से लेने की कोशिश करी गई है, फिर थोड़ा सा कि कुछ सिखाने को मिले बच्चे को, कुछ नया सीखने को मिले, उस हिसाब से भी क्वेश्चन को ढूंढते हैं, तो इसके पीछे मेहनत लगती है थोड़ी सी। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा समझो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है ना, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।